स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आपने कई बार ये फेस सुना होगा कि हेल्थ ही असली वेल्थ है, और ये बात पूरी तरह सच भी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वो मायने नहीं रख पाएंगी। भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से ही हेल्थ पर स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता रहा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक आयुर्वेदा की हीलिंग टेक्निक को भारत ने 5000 BC में ही डिस्कवर कर लिया था। साथ ही शोधन और शमन चिकित्सा जैसे ट्रीटमेंट मेथड्स और चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुता संहिता जैसी हजारों साल पहले लिखी गई किताबें हमारे सेंचुरीज ओल्ड मेडिसिन नॉलेज का उदाहरण है। लेकिन 9th सेंचुरी के बाद एक हुए विदेशी आक्रमण से भारत का वास्ट नॉलेज बेस फेड होने लगा, जिसका असर भारत की मेडिकल प्रैक्टिसेस पर भी पड़ा, और यहाँ इंडिजिनस मेडिकल प्रैक्टिसेस के बजाय फॉरेन मेडिकल प्रैक्टिसेस कॉमन होने लगी। लेकिन फिर भी भारत नए प्रैक्टिसेस और अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बीच एक बैलेंस बनाने में कामयाब रहा। यही कारण है कि आज इंडिया का हेल्थ सेक्टर रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट के मामले में देश के सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है। 2016 के बाद से इंडिया का हेल्थ सेक्टर 22% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रहा है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये सेक्टर लगभग 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ग्रोइंग मिडिल क्लास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन और बढ़ती हुई लाइफस्टाइल डिजीज के चलते भारत का हेल्थ सेक्टर स्टेडली ग्रो हो रहा है। इंडिया के पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स और योगा जैसी वेलनेस सर्विसेज मौजूद हैं। हालांकि अभी भी कुछ एरियाज में हमारा हेल्थ केयर सेक्टर बाकी देशों के पीछे नजर आता है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के मुताबिक 195 कंट्रीज में से इंडिया 66th पोजीशन पर स्टैंड करता है, जहां 75.9 के स्कोर के साथ लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर है, तो वहीं भारत का ओवरऑल स्कोर मात्र 42.8 है। पर इंडिया में हेल्थ का एक ऐसा डायमेंशन है जो इंडिया को हेल्थ इंडस्ट्री का वर्ल्ड लीडर बनाकर सामने ला रहा है, और वो डायमेंशन है मेडिकल टूरिज्म। 2020 में भारत का मेडिकल टूरिज्म $2.89 बिलियन का था। वहीं 2026 तक इंडिया का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर बढ़कर $13.42 बिलियन होने के आसार हैं। 2020 में आई इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2019 में पूरे इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुल 6,97,300 फॉरेन टूरिस्ट आए थे। वैसे तो भारत के मेडिकल टूरिज्म में कई राज्य कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु स्टेट का है। मेडिकल टूरिज्म के लिए तमिलनाडु की डिमांड इतनी ज्यादा है कि भारत में आने वाले सभी फॉरेन पेशेंट्स में से 40% पेशेंट्स तमिलनाडु जाते हैं। अपनी इसी रेपुटेशन के चलते तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिला हुआ है। लेकिन अब भारत की हेल्थ कैपिटल धीरे धीरे वर्ल्ड की हेल्थ कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है। पूरा तमिलनाडु, स्पेसिफिकली चेन्नई, मेडिकल टूरिज्म से आने वाले रेवेन्यू का मेजर चंक उठा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तमिलनाडु वर्ल्ड की हेल्थ कैपिटल बन सकता है। हम जानेंगे तमिलनाडु में मेडिकल टूरिज्म के एक्सपेंशन को, समझेंगे इसके पीछे के रीजंस को, और जानेंगे कि कैसे दूसरे स्टेट्स तमिलनाडु को फॉलो करते हुए मेडिकल टूरिज्म में भारत को नंबर 1 बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के इकोनॉमी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तमिलनाडु भारत में मेडिकल टूरिज्म का पायनियर है। तमिलनाडु में मेडिकल टूरिज्म की ग्रोथ को समझने और हाईलाइट करने के लिए कुछ समय पहले ही चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने मेडिकल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। इस कॉन्फ्रेंस में 21 कंट्री से टोटल 73 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्ट लिया। तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि भारत में मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में तमिलनाडु फोरफ्रंट रनर है। स्टेट की कुछ मेजर सिटीज जैसे चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई और वेल्लोर में मेजॉरिटी इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं। तमिलनाडु में हर साल 15 लाख पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और कार्डियक ट्रीटमेंट्स, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स, इनफर्टिलिटी प्रोसीजर्स और कैंसर ट्रीटमेंट्स जैसी सर्विसेज को अवेल करते हैं। इनमें से 55% पेशेंट्स सर्जरीज के लिए विजिट करते हैं। यहाँ के अपोलो हॉस्पिटल्स में पिछले 10 साल में इंटरनेशनल पेशेंट्स का अराइवल 300 से 400% बढ़ गया है। करेंटली हर साल 60,000 से 70,000 इंटरनेशनल पेशेंट्स सिर्फ चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। 10 साल पहले जहां 25 से 30 कंट्रीज से इंटरनेशनल पेशेंट्स इंडिया आते थे, वहीं अब 120 से ज्यादा देशों से पेशेंट्स भारत विजिट कर रहे हैं। कोविड पैंडेमिक की वजह से इस सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी स्लो जरूर हुई थी, और उस टाइम पे सिर्फ 5% की ग्रोथ रजिस्टर कर रहा था ये सेक्टर, लेकिन करेंटली ये सेक्टर 29.3% के साथ ग्रो कर रहा है। तमिलनाडु विजिट करने वाले इंटरनेशनल पेशेंट्स में से काफी सारे पेशेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी
इंडिया आते हैं, क्योंकि ये स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भारत में नंबर 1 है। यहाँ तक कि डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन में भी तमिलनाडु भारत में पहली रैंक होल्ड करता है। तमिलनाडु में ऑर्गन डोनेशन रेट 1.8 पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो नेशनल एवरेज से 7 टाइम्स ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अंदर फंक्शन करने वाला ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। स्टेट अथॉरिटी ने सेंट्रलाइज वेटिंग लिस्ट सिस्टम और एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर जैसे कई मेजर स्टेप्स लिए हैं। इसीलिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैडेवर ऑर्गन डोनेशन की कैटेगरी में तमिलनाडु को लगातार 6 साल तक बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। तमिलनाडु के अलावा दिल्ली और मुंबई सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और अब तमिलनाडु इन सिटीज से कम्पीट करने की तैयारी कर रहा है। तमिलनाडु में इतनी अच्छी मेडिकल लीनियज होने के बहुत बड़े हिस्टोरिकल रीजंस हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स जब ट्रेडर्स के रूप में इंडिया आए थे तो सबसे पहले 1608 में वो सूरत में सेटल डाउन हुए। इसके बाद अपनी बढ़ती कॉलोनियलिज्म के एम्बिशंस के चलते ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडिया के दूसरे मेजर सिटीज में सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली भारत में ब्रिटिशर्स के 3 मेजर सेंटर्स थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, जिसमें मद्रास हेल्थ सेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हब बनकर उभरा। हालांकि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंडिया में पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सिस्टमैटिक और गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स के वाइड नेटवर्क की शुरुआत मद्रास शहर से हुई। इसकी शुरुआत हुई जब 1664 में सर एडवर्ड विंटर द्वारा इंडिया का पहला ब्रिटिश हॉस्पिटल मद्रास में स्टैब्लिश किया गया। पूरे कॉलोनियल एरा के दौरान यूरोप और यूरेशिया से आने वाले डॉक्टर्स इसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे। इसे सेंट जॉर्ज फोर्ट में स्टैब्लिश किया गया था और एक्सपैंड करने के बाद इसे फोर्ट से हटकर 1772 में इसकी प्रेजेंट लोकेशन पर स्टैब्लिश किया गया, जहां आज ये राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल नाम से जाना जाता है। 1785 में ब्रिटिशर्स की तीनों इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज में मेडिकल डिपार्टमेंट सेटअप किए गए, जहां कुल मिलाकर 234 सर्जन्स को अपॉइंट किया गया। 1800 से लेकर 1820 तक मद्रास में 4 और हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश किया गया। 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जो एशिया में यूरोपियन मेडिसिन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। माइनर हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज के बढ़ते हुए नेटवर्क के चलते 1854 में ब्रिटिश ने मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट स्टोर डिपोट्स को स्टैब्लिश करना शुरू किया। डिपोट्स मेनली मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे और रंगून में स्टैब्लिश किए गए थे। इसके बाद तमिलनाडु के वेल्लोर में ईयर 1900 में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया गया, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बेस्ट टैलेंट्स को अट्रैक्ट किया। मद्रास में पब्लिक हेल्थ केयर को और बेटर करने के लिए 1939 में मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो भारत में ऐसा पहला कानून था। फिर आज़ादी मिलने के बाद गवर्नमेंट ने मद्रास के हेल्थ केयर पोटेंशियल को पहचाना और लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया। 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में यहाँ पर काफी सारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप होना शुरू हो चुके थे। उदाहरण के लिए 1954 में अड्यार में कैंसर इंस्टीट्यूट और 1976 में शंकर नेत्रालय एस्टैब्लिश हुआ। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के साथ ये सभी इंस्टीट्यूशंस पैरेलली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च की फील्ड में सर्व कर रहे थे। 1983 में यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया गया, जो देश में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की डिमांड क्रिएट करने में मेजर इवेंट साबित हुआ। 1990s में यहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट को भी एस्टैब्लिश किया गया। हेल्थ केयर सेक्टर में अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को मेंटेन करते हुए चेन्नई आज भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल हब बन चुका है। हेल्थ केयर सेक्टर में बिना क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज किए अफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की वजह से भारत को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला है। इंक्रीजिंग मेडिकल कॉस्ट, हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और होम कंट्री में लॉन्ग वेटिंग पीरियड के कंपैरिजन में भारत में अफोर्डेबल रेट्स पर हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के चलते फॉरेन पेशेंट्स इंडिया आना प्रेफर करते हैं। इनमें सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है ट्रीटमेंट की अफोर्डेबिलिटी। तो दोस्तों देखिए, जब इंडिया में ट्रीटमेंट कॉस्ट का कंपैरिजन थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की और साउथ कोरिया के साथ किया गया तो शॉकिंग रिजल्ट्स निकलकर सामने आए। हार्ट सर्जरी जैसी 17 मेजर ट्रीटमेंट की कॉस्ट की कंपैरेटिव स्टडी की गई, जिसमें पता चला कि भारत में ये ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले 50% कॉस्ट पर हो जाते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में हार्ट बाईपास, एंजियोप्लास्टी, हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, हिप रिसर्फेसिंग, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइनल फ्यूजन, डेंटल इम्प्लांट, लैप बैंड, गैस्ट्रिक स्लीव, गैस्ट्रिक बाईपास और ब्रेस्ट इम्प्लांट जैसी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। वहीं अमेरिका के कंपैरिजन में पेशेंट्स इंडिया आकर लगभग 65 से 90% मनी सेव करते हैं। यानी किसी सर्जरी के लिए अगर अमेरिका में 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है तो भारत में वही सर्जरी 10,000 से लेकर 35,000 के बीच हो जाती है।
इंडिया में जो हार्ट बाईपास सर्जरी $17,900 में हो जाती है, उसके लिए थाईलैंड में $15,000 और साउथ कोरिया में $26,000 पे करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन डॉक्टर्स की रेपुटेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स को इंटरनेशनली वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ई मेडिकल वीजा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा ने प्रोसेस को और भी सिंपल बना दिया है और ये भी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। लेकिन आखिर इंडिया इतने लो कॉस्ट पर ट्रीटमेंट कैसे ऑफर कर पाता है? इसके लिए भी काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत में स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा पूल मौजूद है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स शामिल हैं। इनमें से अधिकतर प्रोफेशनल्स हाईली स्किल्ड और ग्लोबली काफी कॉम्पिटिटिव हैं। इतना बड़ा पूल होने की वजह से लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस के चलते प्राइसेस हमेशा लोअर साइड पर रहते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और इसे मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को जनरली लार्ज पॉपुलेशन को केटर करने के हिसाब से बनाया जाता है, जिससे इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंश्योर करना पॉसिबल हो पाता है। अगला इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया में ट्रीटमेंट के दौरान जेनेरिक ड्रग्स पर फोकस किया जाता है। भारत को उसकी ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वजह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और हमारा भारत जेनेरिक ड्रग्स का मेजर प्रोड्यूसर है, जो अपने ब्रांडेड काउंटरपार्ट से काफी सस्ती होती हैं। जेनेरिक ड्रग्स पर फोकस करने के कारण मेडिकेशन कॉस्ट कम हो जाती है और वर्ल्ड वाइड पेशेंट्स को अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी लो कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी का प्राइम रीजन है। इंडिया में कॉस्ट और क्वालिटी के बीच में गैप को फिल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन, जिसके जरिए रिमोट मेडिकल कंसल्टेशन और डायग्नोसिस पॉसिबल हो पाया है और इससे फिजिकल विजिट्स की नीड काफी कम हुई है। ये सिर्फ टाइम ही नहीं बचाता, बल्कि पेशेंट के एक्सपेंसेस को भी कम करता है, जो अल्टीमेटली ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। इन सब के अलावा यहाँ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च पर भी काफी फोकस किया जाता है, जिसने चीजों को आसान करने के साथ साथ मॉडर्नाइज भी किया। इंडिया के स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ने हेल्थ केयर कॉस्ट एफिशिएंसी को अचीव करने में काफी हेल्प की है। कंटिन्यूअस लर्निंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस के एडॉप्शन के जरिए इंडिया ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहां हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इफेक्टिव और इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट देने के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोगों को लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, जो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिन्हें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की नीड होती है। उन्हें इस वेटिंग टाइम की वजह से टाइमली मेडिकल केयर नहीं मिल पाती, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट उनकी हेल्थ आउटकम्स पर पड़ता है। फॉरेन कंट्रीज में लॉन्ग वेटिंग टाइम के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है मेडिकल सर्विसेज की हाई डिमांड और लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज। ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से फॉरेन कंट्रीज हेल्थ केयर नीड्स को मीट करने में स्ट्रगल कर रही हैं और इस वजह से इन कंट्रीज के हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल बेड्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जैसे फैक्टर्स वेटिंग टाइम को और भी बढ़ाते हैं। दूसरा रीजन है अंडर फंडिंग और बजट कंस्ट्रेंट। हेल्थ केयर सेक्टर में इनसफिशिएंट फंडिंग की वजह से अच्छी और इमीडिएट मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी नेगेटिवली इफेक्ट होती है। कुछ कंट्रीज में मेडिकल टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सैलरी डिमांड्स के साथ साथ उनके हेल्थ केयर बजट्स मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। इस फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से लॉन्गर वेटिंग टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए भी स्ट्रगल करती हैं। कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की वजह से भी मेडिकल केयर की डिलीवरी स्लो डाउन हो सकती है। अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करने से लेकर ऑथराइजेशन लेने तक पूरे प्रोसेस में जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही डिले पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम में स्पेशलिस्ट केयर के लिए एक रेफरल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी स्पेशलिस्ट को रेफर करने से पहले प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स को पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करना पड़ता है, जो डिले में कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल की शॉर्टेज की वजह से भी अपॉइंटमेंट्स का वेटिंग टाइम बढ़ता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से केसेस को प्रायोरिटी देनी पड़ती है और ये अप्रोच मेडिकली एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को लेस सीवियर इशू वाले पेशेंट्स के पहले ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन इस वजह से लेस सीवियर इशू वाले पेशेंट्स का वेटिंग टाइम काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी कंट्री में एज्ड पॉपुलेशन का होना भी उस कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम पर स्ट्रेन डालता है, क्योंकि एल्डरली पेशेंट को ज्यादा कंसिस्टेंट केयर और अटेंशन की जरूरत होती है, जो दूसरे पेशेंट्स के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हैम्पर कर सकता है। और इन्हीं सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, जिसमें हेल्थ केयर फंडिंग को इंप्रूव करना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को ऑप्टिमाइज करना और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शामिल है।
एक बैलेंस्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाकर फॉरेन कंट्रीज वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर सकती हैं ताकि अपनी पॉपुलेशन को एफिशिएंट मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जा सके। तमिलनाडु का हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का नेटवर्क पूरे भारत में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के हर 8 डॉक्टर्स में से एक तमिलनाडु से था। उस समय पूरी कंट्री के लगभग 12% डॉक्टर्स तमिलनाडु से ही आ रहे थे। महाराष्ट्र इस लिस्ट में टॉप पर था, जहां से लगभग 15% यानी 1.7 लाख डॉक्टर्स आते थे। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर था, जहां टोटल 1.3 लाख डॉक्टर्स थे। WHO के मुताबिक पर 1000 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 2018 में आई रिपोर्ट से पता चला कि तमिलनाडु में पर 1000 पॉपुलेशन के लिए 4 डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो काफी इंप्रेसिव नंबर है। इस स्टेट का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी जबरदस्त है, जो मेडिकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। पूरे स्टेट में लगभग 48 गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेजेस और सैकड़ों प्राइवेट फैसिलिटीज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। यहाँ लगभग 1500 इंडियन सिस्टम हॉस्पिटल्स और सैकड़ों आयुर्वेदिक, सिद्धा, उन्नई और होम्योपैथिक रिसोर्सेज भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राज्य में 84 फार्मा कॉलेजेस और लगभग 400 फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं। तमिलनाडु में इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट बेड टू पॉपुलेशन रेशियो है, जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 60,000 बेड्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 15,000 बेड्स हैं। मेडिकल टूरिज्म की इंपॉर्टेंस को समझते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और हॉस्पिटल ने मिलकर तमिलनाडु टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में मेडिकल टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर एस्टैब्लिश किया। इसके साथ साथ चेन्नई और मदुरई में ट्रैवल डेस्क भी बनाई गई ताकि लोगों को असिस्टेंस दी जा सके। हेल्थ केयर सेक्टर में भारत के एडवांसमेंट तो हुई है, लेकिन ये एडवांसमेंट यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां प्राइवेट सेक्टर लार्जली टियर 1 और टियर 2 सिटीज में कंसंट्रेटेड है, लेकिन स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस करना किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। वहीं पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज में एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और ना ही ये वेल इक्विप्ड है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को सर्व करना काफी बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, पर मेडिकल प्रोफेशनल्स की शॉर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज की कमी सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। करेंटली इंडिया के पास पर 1000 पॉपुलेशन के लिए 1.3 हॉस्पिटल बेड्स हैं और 65% हॉस्पिटल बेड्स सिर्फ 50% पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल बेड्स उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स में कंसंट्रेटेड हैं। बाकी बची हुई 50% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 35% हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं। इन सब शॉर्टकमिंग्स के बावजूद कुछ स्टेप्स लेकर इंडिया के बाकी स्टेट्स मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में ग्रो हो सकते हैं और तमिलनाडु के साथ कंपीट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है कि भारत को इस स्पिरिचुअल और वेलनेस टूरिज्म का हब बनाया जा सके और आयुर्वेदा और योगा के ग्लोबल सेंटर के रूप में डेवलप किया जा सके। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में 74% एफडीआई को भी परमिट किया है। 2021 में भारत का हेल्थ केयर पर पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी का 1.2% था। सेंट्रल गवर्नमेंट 2025 तक हेल्थ केयर स्पेंडिंग को बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% तक ले जाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ एफर्ट्स करने की जरूरत होगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट लिस्ट का पार्ट है, यानी इस पर लेजिस्लेशन करने का अधिकार स्टेट असेंबली के पास होता है। इंडिया की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स काफी सारे इनिशिएटिव्स लेकर मेडिकल टूरिज्म रिवॉल्यूशन का पार्ट बन सकती हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी स्टेट्स अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, यानी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल्स बनाएं। इसके साथ स्टेट्स को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के साथ साथ हाईली स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना होगा। इंडिया के मेजॉरिटी स्टेट्स में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी है, जिसे जल्द से जल्द एड्रेस किया जाना चाहिए। उसके अलावा मेडिकल वीजा असिस्टेंस, बेटर अकोमोडेशन और सिक्योरिटी जैसी सर्विसेज पर भी फोकस किया जाना चाहिए। ये सभी स्टेप्स लेकर दूसरे स्टेट्स भी तमिलनाडु की तरह इस रेस में शामिल हो सकते हैं, जिससे इंडिया में मेडिकल टूरिज्म और तेजी के साथ ग्रो होगा। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है?
दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 23 अगस्त से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। इंडिया ने अपने आप को मेडिकल टूरिज्म के लिए प्रीमियर डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया है और दुनिया भर के पेशेंट्स को उनकी होम कंट्रीज के मुकाबले लो कॉस्ट पर हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर करके अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन मेडिकल टूरिस्ट सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि उनके लिए कटिंग एज मेडिकल प्रोसीजर्स की अवेलेबिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और पर्सनलाइज केयर को अवेलेबल कराना भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से भारत की शरण में आने वाले फॉरेन पेशेंट्स का नंबर एक स्टेडी ग्रोथ के साथ बढ़ता जा रहा है, जो हेल्थ केयर सेक्टर के साथ साथ पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। हालांकि मेडिकल टूरिज्म के साथ आने वाले चैलेंजेस को भी एक्नॉलेज करना जरूरी है। उदाहरण के लिए क्वालिटी कंट्रोल, एथिकल कंसिडरेशंस और पोटेंशियल कल्चरल और कम्युनिकेशन बैरियर्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और इवॉल्व होगी वैसे ही ये क्रूशियल होगा कि इस इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट बॉडीज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस कोलैबोरेट करके सभी चैलेंजेस को एड्रेस करें और पेशेंट केयर और सेफ्टी के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। तभी आने वाले समय में ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म में से एक बड़ा सेक्टर इंडिया कैप्चर कर पाएगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द चैलेंजेस लाइंग अहेड ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।